हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने हम हो जाते हैं प्रस्तुत। आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों को जानेंगे आज के चैप्टर में। सबसे पहले यानी उनके प्रश्न करने से पहले हम समझेंगे उसकी व्याख्या को कि कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं और किस प्रकार से विराम चिन्हों को हम पहचान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं विराम चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है ना। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के लिए थ्योरी सहित कुछ लेके आते हैं। देखिए आपको पढ़ना है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह है क्या? तो विराम चिन्ह होता है, कह रहा है कि वह शाब्दिक अर्थ, विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रुकना या ठहरना। क्या होता है बच्चे? तो आप कहेंगे वो होता है रुकना या ठहरना। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कई बार होता है ना, ये तो बोलने के लिए हो गया, जैसे कई बार चलते-चलते थक जाते हैं तो कह देते हैं चलिए कुछ देर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो विराम चिन्ह भी वही काम करते हैं कि जब हम बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें रुकना होता है, ठहरना होता है। तो जहाँ हम रुकते हैं, वो कहलाता है आपका क्या? विराम चिन्ह। अब कितने समय के लिए रुक रहे हैं, जैसे कम समय के लिए रुके, तो अल्प विराम हो गया। उससे ज़्यादा समय के लिए रुके, अर्धविराम हो गया। उससे ज़्यादा समय के लिए रुके, तो पूर्ण विराम हो गया। यानी कि पूरी बात करने के बाद हम रुकते हैं, यानी पूरा वाक्य हम बोल देते हैं, तो आपका पूर्ण विराम लग जाता है। अगर कहीं हम पूरे वाक्य के बीच में आधे में कहीं रुकते हैं तो वो अर्धविराम हो जाता है। और अगर हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं कि हम थक गए हैं बोलने के लिए, हम रुक रहे हैं बहुत कम समय के लिए, तो वो अल्प विराम कहलाता है। ऐसे ही चलते हैं चिन्हों की पहचान के लिए, देखते हैं कितने प्रकार के ऐसे चिन्ह हैं जो आपके लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है कि लेखन में भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों का के उपयोग से उच्चारण में स्पष्टता आ जाती है। ठीक है? तो हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह हैं जिनको आपके सामने लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें आपको याद रखना होगा, जिसमें ये वाली साइड है जो आपका क्या है? चिन्ह नामांकन करेगी। चिन्ह कौन सा है? इधर इस लाइन में आपको दिखाई देगा। इसके आगे जो दूसरी लाइन आएगी, यहाँ पे बताया जाएगा कि किस कारण से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उदाहरण देके आपको यहाँ पे समझाया जाएगा कि किस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। समझे बात को? जी, आगे आते हैं तो चलिए देखिए, पहला नाम आता है पूर्ण विराम का। पहला नाम आता है पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम में आप समझ लेंगे कि पूर्ण विराम क्या होता है, तो आप कहें एक डंडा होता है ना? वाक्य पूरा होने के बाद में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये हो गया आपका पूर्ण विराम, ठीक है? अर्धविराम चिन्ह तो दिख रहा होगा, पर फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा और रख देती हूँ, है ना? ये आपका अर्धविराम है। अल्प विराम है वो और छोटा होता है कम समय के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप कहेंगे जी हम लोग जानते ही हैं, फिर भी ये रहा आपका। विस्मयवाचक यानी कि जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। इसका मतलब है कि एक डंडा होता है, नीचे बिंदी लगी हुई होती है। क्लियर? निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कहते हैं जो योजक, ये आपका थोड़ा बड़ा होता है ना निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह है, तो उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल होता है और हाँ जी, एकल और दो करण के लिए। तो एकल के लिए भी है, एकल एक-एक चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है? और एक 2-2 चिन्ह होते हैं। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है, एक साइड में एक-एक चिन्ह और एक साइड में 2-2 चिन्ह। एकल और दोहरे चिन्हों के लिए इनका नाम होता है इन उद्धरण का। अब देखो, अब आपको समझना होगा कि पूर्ण विराम क्या है। तो प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़ दें आप, बाकी सभी वाक्यों के अंत में किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। समझ गए बात को? प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक को छोड़कर अन्य जितने भी आपके वाक्य आते हैं उनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक में तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है बात को पूरा करने पर, है ना? और विस्मयवाचक में विस्मयवाचक का चिन्ह लग जाता है। तो दो चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में किसका प्रयोग? पूर्ण विराम का हो गया। क्लियर? कैसे? देखिए, राम खाना खाता है तो ये क्या है? पूर्ण विराम। बात पूरी हो गई और पूर्ण विराम लगा दिया। आगे आइए, अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह आपको दिख ही रहा है, कहाँ प्रयोग होता है ये देखिए, पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम, ठीक है? और अल्प विराम की तुलना में कुछ ज्यादा रुकना पड़ता है इसमें। अल्प विराम की तुलना में तो ज्यादा रुकना पड़ता है और पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम रुकना पड़ता है।
समझे बात को जी। जैसे राम सोकर उठा, तो यहाँ पे लगा आपका ये रहा, नाश्ता किया, साइकिल उठाकर स्कूल चला गया, पूर्ण विराम हो गया। ठीक बच्चे, आगे आइए। अल्प विराम का चिन्ह कैसा है, तो आप कहेंगे ये बहुत कम समय के लिए रुकना होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि अर्ध विराम की तुलना में कम देर के लिए रुकना पड़ता है। अल्प विराम सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला विराम चिन्ह है। समझे? अगर प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे अल्प विराम का होता है। जैसे सजल, तो यहाँ पर है आपका अल्प विराम, सजल तुम वहां मत जाओ, बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम लगा दिया। आगे आते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये तो आप जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है जब वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है, उनके अंत में प्रश्न विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि कहाँ रहता है, अब प्रश्न किया गया कहाँ रहता है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी कर दिया। समझे? आ गया ये। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, जहां आश्चर्य की बात कही जाए, ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, ठीक है। घृणा का भाव हो, छी छी, घृणा के भाव के बाद में लगा देंगे। हर्ष वाली बात है, अरे वाह तुम्हारी जर्निंग हो गई, ठीक है। भय की बात हो जाए, जहां पे भय लगता हो वहां पे आ जाएगी। आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। समझे? जैसे वाह, वाह ताज, तो वाह ताज क्या है, तो आप कहेंगे जी वाह ताज है क्या चीज, भाव प्रकट किए। ताज कैसी है, तो वाह ताज, है ना, चाय का ऐड आता है ना, वाह ताज। आगे देखिए, यहाँ पे बात पूरी हुई, आगे आते हैं हे राम, हे राम, तो ये वाला चिन्ह हो गया, वहां पे ये वाला चिन्ह हो गया। कितने भयानक दुर्घटना, हे राम कितनी भयानक दुर्घटना घटी है, तो कितनी भयानक, हे राम, तो जब ऐसे शब्द निकल के आएंगे, हे राम आ जाए, हे राम, तो भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगना है, ठीक है। कह रहा है कि वाह ताज, क्या कह रहा है, वाह ताज, तो वाह, वाह, ठीक है। कह दे छी छी, है ना, तो ऐसे छी, है ना। कह दे हाय, तो इस तरह से चिन्ह लग जाते हैं। आगे आए जी। निदेशक चिन्ह, किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करना हो या प्रकाश में लाना हो, तो निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, अब राम तुम कहाँ जा रहे हो, कहा किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन, तो कौन कह रहा है यहाँ पे, जब आपने आज भी अगर आप हिंदी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, और छोटे बच्चों की भी बुकें आप कभी पढ़ के देखना, जब उसमें नाटक वगैरह चीजें आती हैं जहां डायरेक्टली बात होती है, राम कह रहा है, सीता कह रही है, गीता कह रही है ना, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो ऐसे ही राम, अब यहाँ पे राम कह रहा है, ये निदेशक चिन्ह है, ऐसे लंबा वाला है ना, राम तुम कहाँ जा रहे हो, राम ने किसी से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ आ गया, तो इसलिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, ठीक है। लेकिन राम के आगे ये क्या है, निदेशक चिन्ह है, क्योंकि राम ने कोई बात कही है। उद्धरण चिन्ह का क्या मतलब है, जब किसी कथन या वाक्य को जैसे का तैसा पेश करना हो, तो उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, तो यहाँ पे लगा ये वाला चिन्ह, उद्धरण चिन्ह बोला जाता है, एकल है, ठीक है, पढ़ी, बात पूरी हुई, पूर्ण विराम लगा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है, क्या कहा, तो ये दो, अब किसी ने कहा, किसी का कथन ज्यों का त्यों उतारना है, तो उसमें दोहरा चिन्ह लगता है, ठीक है। तो दो चिन्ह लगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है जिसे, तो इसमें क्या लगे, दोहरे लगे, है ना। एकल कहाँ पे लगे, तो आप कहेंगे जब किसी की किताब के बारे में बता रहा है, कि रामायण के बारे में कहा, मधुशाला के बारे में कहा, है, तो इस तरह से किसमें प्रयोग होगा एकल, तो इस तरह के नामों में होगा। और दोहरा किसी के द्वारा कही गई कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम आने वाला है। चलो आगे देखिए, योजक चिन्ह दे रखा है, क्या है, योजक चिन्ह। अब यहाँ पे देखो, योजक चिन्ह को देखिए, योजक चिन्ह का क्या मतलब है, तो योजक चिन्ह का मतलब है ये वाला चिन्ह, समझे जी, इस तरह से। ये आपके उदाहरण यहाँ पे बताने रहेंगे, क्यों प्रयोग किए जाते हैं वो, और इधर ये हैं आपके
उदाहरण। ठीक है जी, इस तरह से। अब देखो, ये आपके चिन्ह हैं। ठीक है जी। योजक चिन्ह इस तरह से लगता है। कह रहा समानार्थक या विलोम शब्द द्वारा द्वंद्व समास आदि लिखने के मध्य इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में पढ़ा है आपने? द्वंद्व समास में पढ़ा होगा, जहां माता पिता यानी कि विलोम शब्द में, जैसे क्या कहेगा, माता पिता, तो ये वाला जो चिन्ह है, ये इसको क्या बोला जाता है? इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, भाई बहन, नदी नाले, छोटा बड़ा, रात दिन, इस तरह के में क्या होगा, तो आप कहेंगे योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। आगे आए, देखो जैसे ये रहा, उदाहरण में दे रखा है सुख दुख दिन रात, तो इनके बीच में जो चिन्ह लगा है इसको बोला जाता है योजक चिन्ह। आगे आते हैं, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, ये दो बिंदियां हैं और फिर ये डंडा है। ठीक है, इस तरह से। कह रहा है किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसका फैलाव करना है किसी बात का, तो किसका प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे। जैसे नोट, ऐसे लिखा है, उदाहरण लिखा होता है ना, नोट, नोट लिखा होता है और ये वाली दो बिंदियां और ऐसे होता है। अब उस बात को फैलाव करना है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। समझ गए बात को जी? आ जाइए, इस तरह से परीक्षा में आते हैं। योजक चिन्ह मैंने कई बार देखा है। ठीक है, चलिए। कोष्टक, कोष्टक का क्या मतलब है? तो कोष्टक का मतलब क्या है? इसका प्रयोग विकल्प को दर्शाने अथवा क्रम सूचक अंकों के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे आशीष बदतमीजी से बोला, अब बदतमीजी से बोला, एक आप डायरेक्ट बोलते आशीष, आशीष से बोला, कैसे बोला? तो विकल्प को दर्शाने अथवा क्रम सूचक, क्रम से रखने के लिए उस चीज को उसने कहा कि बदतमीजी से बोला। आगे आ जाओ, लाघव या संक्षेप सूचक कैसा चिन्ह होता है? तो लाघव कहते हैं, जैसे बड़ा शब्द डॉक्टर, तो डॉक्टर ना लिख के, ठीक है, डॉक्टर पूरा ना लिख के और इस तरह से लिख देते हैं, है ना, तो ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है? ये लाघव चिन्ह कहलाता है। समझे बात को जी? तो लाघव या संक्षेप सूचक, संक्षेप माने तो छोटा करना अपने आप हो गया, लाघव माने भी बड़े शब्द को छोटा करना ही होता है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये है, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहा डॉक्टर, प्रोफेसर, इस तरह से इन्होंने रख दी है। समझे? चलिए आगे आ जाइए। हंस पद, हंस पद या त्रुटि बोधक कहते हैं। ठीक है, हंस पद या क्या कहते हैं? त्रुटि बोधक। किस तरह का होता है? तो इस तरह का होता है, वाक्य लिखते समय जब कोई अंश या शब्द छूट जाता है, हंस पद का प्रयोग करते हैं, इसे त्रुटि विराम भी कहा जाता है, यानी त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई वाक्य हमने लिखा, बाद में हमने दोबारा पढ़ा, हमने देखा कि ये वाला शब्द तो रह ही गया था, है ना, तो हमने क्या किया, नीचे त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया और अपना काम किया। जैसे कविता बाजार से पेन पेंसिल किताब कॉपी लाई। ठीक है, कविता बाजार से पेन पेंसिल किताब कॉपी लाई। अब जो चीज रह जाए उसके लिए इसको लगा देते हैं, कि हम जैसे इसको भूल गए, ये भूल गए। ठीक है, कविता बाजार से पेन किताब कॉपी लाई, पेंसिल भूल गई थी, तो पेंसिल के नीचे यहाँ पे त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया और ये ऊपर लिख दिया, तो अब क्या रहेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये चीज रह गई थी, इसलिए इन्होंने ऊपर इसको लिख दिया है। ठीक है, चलिए। समता मूलक, समता मूलक ये तो आप पढ़ते ही हैं, बराबर वाला चिन्ह, समता दर्शाता है, बराबरी का मुकाबला चलता है ना। किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समता मूलक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निशा, निशा का क्या है, तो कहेंगे समता, बराबर वाली बात है, निशा माने रात्रि भी होता है, तो निशा बराबर रात्रि एक ही बात है, ऐसे दर्शाया। आ गया ये अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम नहीं है, अपूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम है, किस तरह से है, तो ये है आपका, और ये विसर्ग वाले ऐसे चिन्ह पाएंगे दो, इसको बोला जाता है अपूर्ण विराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी बात या शीर्षक को उसको आगे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, कि उस बात को या उस शीर्षक को आगे स्पष्ट करेंगे। ठीक है जी, कैसे? भारत एक खोज, अब इस बात को आगे स्पष्ट करेंगे, इससे ये क्या है,
ये एक शीर्षक है, ये एक शीर्षक है या कह सकते हैं एक बात है। इसका पूरा फैलाव आगे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंतर्गत, है ना? तो भारत एक खोज और ये वाली ये 2 बिंदियाँ इधर लगी रहेंगी, एक अध्ययन। भारत एक खोज, एक अध्ययन। चलिए आगे आते हैं। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। लोप चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? तो आपने देखा होगा ऐसे-ऐसे भी डॉट, 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 डॉट भी होती हैं, है ना? हिंदी वाला जब पढ़ते हैं ना पूरा, तो पूरा गद्य नहीं लिखा होता है। इस तरह से उसमें लगा देते हैं डॉट, डॉट और आगे वाले 2 शब्द लिखे, पीछे वाले लिखे, काम खत्म, आ जाइए प्रसंग पर, ठीक है? फिर होता है कि ये प्लस वाले ऐसे चिन्ह लगे होते हैं, ऐसे करके छोड़ देता है, तो वो लोप चिन्ह। तो वाक्यों में या अनुच्छेद में किसी अंश को छोड़कर लिखना हो, तब इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ भी देखिए, मैं आऊँगा लेकिन डॉट, 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 डॉट यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा, वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं आऊँगा लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा वो छोड़ दिया। इस तरह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? चलिए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी ये एस वाला जो चिन्ह होता है, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहलाता है। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द की विशेष के उच्चारण में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे देखते भ्रुपति वेसु कराला। अब बड़ी की मात्रा है यानी दीर्घ है तो ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह दर्शाते हैं, है ना? पढ़ाई होगा आपने, दीर्घ यानी लघु और गुरु पढ़ा होगा ना आपने, तो वही लघु गुरु की मात्राएं की बात है। बस ये एस वाला चिन्ह दीर्घ उच्चारण यानी लघु मात्राओं को, गुरु मात्राओं को दर्शाता है। ये लघु मात्रा हो गई, ये गुरु हो गया। वैसे इसे वर्तुल बोला जाता है जब वहां पे हम पढ़ते हैं तब मात्राओं को गिनने के लिए, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, आगे देखो क्या दे रखा है। आप देखेंगे, हाँ वो चिन्ह है आपके, ठीक है? और ये आपका यहाँ पे उदाहरण इस तरह से कह रहा, पाद बिंदु किसे कहते हैं, तो ये भाग वाला चिन्ह इस तरह। हिंदी अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे इसका क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कागज, ये लगा हुआ ज, कागज ज है। टीका सूचक, अब टीका सूचक में इस तरह के चिन्ह आ जाते हैं। कह रहे हैं कि किसी बात पर व्यंग करने या प्रकाश में लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के कोई भी चिन्ह लगा देता है उसके लिए। तुल्यात्म सूचक, अभी पढ़ रहे थे, तुल्यता सूचक यानी कि समतुल्य के लिए है। वाक्यों में 2 शब्दों की तुलना करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छाई और बुराई, ये बराबरी की बात दिखा रहा है कि यह बराबरी की है। जहां तुलना की जाती है तो वहां पे थी समता की, यहाँ पे तुलना की हो गई, तो तुलना वाली बात की जाएगी तब भी इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? समाप्ति सूचक, तो इस तरह से हो गया। और समाप्ति सूचक दूसरा एक और होता है जिसे आप इस तरह से कर देते हैं, ठीक है? तो समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। उपयोग लंबे लेख, कहानी या अध्याय के अंत में करते हैं। तो इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी आप ये देखिए। क्लियर? प्रश्नों की तरफ बढ़े, चलिए तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए, आपका पहला प्रश्न जी, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अल्प विराम, अल्प विराम की यहाँ पे अल्प विराम से बनने वाले मतलब प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे इन चीजों पे। चलो, अल्प विराम तो कैसा चिन्ह है अल्प विराम, तो आप कहेंगे अल्प विराम ये रहा, ठीक है? बहुत कम समय में रुकने के लिए। कह रहा है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, ठीक है? तो इसने क्या कहा, 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करना जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। कहाँ पे विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? सुख दुख उतार चढ़ाव, तो क्या सुख दुख का प्रयोग यहाँ पे दुख और उतार भी में भी योजक चिन्ह लगा दिया, क्या ये सही रहेगा? आप कहेंगे नहीं रहेगा। सुख दुख, अब सुख दुख है यहाँ योजक चिन्ह ही लगाना भूल गया, उतार चढ़ाव में लगाना भूल गया, ये भी गलत हो गया। समझे बात को? आगे आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुख दुख यहाँ पे भी भूल गया है, ये यहाँ अल्प विराम लगाना भूल गया है, यहाँ योजक चिन्ह लगाना भूल गया, ये भी आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। आइए डी पे, सुख दुख अल्प विराम लग रहा है अपनी जगह पे है,
उतार चढ़ाव बिल्कुल सही है, तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। तो कुछ समय के लिए रुकना, अल्पविराम चिन्ह, सभी चिन्ह इसमें बराबर लगे हैं। सुख दुख, बात पूरी यहाँ पे। थोड़े समय के लिए रुके, सुख दुख, फिर उतार चढ़ाव, तो जीवन में आते रहते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। काम वाली रोज आती है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? समझे बात को? चलिए बताइए। आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आने वाला है कि कौन सी बात यहाँ पे सही कही जा रही है। जी, देखो, अर्धविराम नहीं लगा सकते थे क्योंकि कह रहा है कि काम वाली रोज आती है। एक बात को पूरा करने के लिए तभी तो कहीं अल्पविराम लगाएंगे, कहीं कुछ था तो नहीं। क्या कह रहा है? काम वाली रोज आती है, अर्धविराम लगा दिया। काम करती है और चली जाती है, ठीक है? तो आप कहेंगे कि ये वाला तो हो गया आपका पहले गलत, ठीक है? ये हो गया गलत। आ गया ये, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो अब यहाँ पे तो चिन्नी नहीं लगाया, काट दीजिए। काम वाली रोज आती है, यहाँ भी क्या है? तो आप कहेंगे कॉमा नहीं लगाया, काम करती है और चली जाती है, यहाँ नहीं लगाना था भैया, यहाँ लगाना था। ये भी खत्म। तो अब यहाँ पे सी को पढ़िए, काम वाली रोज आती है, एक बात पूरी की। आइए, काम करती है और चली जाती है, फुल स्टॉप भी है आपका, अल्पविराम भी है। आप कहेंगे जी सी ऑप्शन ही यहाँ पे राइट होने वाला है। क्लियर? आगे बढ़े। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया आप लोगों ने? चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइए। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। विराम चिन्ह का चयन करो, कौन सा विराम चिन्ह इसमें लगना चाहिए। कोई भी बात ऐसी है जहां पर आप ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है? ये विसर्ग वाला चिन्ह अभी आप पढ़ के आए थे पीछे, ठीक है? ये लगेगा, आप कहेंगे नहीं लगेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है अर्धविराम देना है कि अनिल घर आया, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया? तो कौन सा लगना चाहिए भाई? कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग कि अनिल घर आया, एक काम पूरा हो गया उसका, यानी कि आप कहेंगे विराम चिन्ह यहाँ पे लगना था। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यहाँ चिन्ह ना था लेकिन और लगा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये वाला चिन्ह प्रयोग हुआ है। कौन सा वाला? तो आप कहेंगे अल्प विराम वाला, अल्प विराम। आगे बढ़े, चलिए देख लेना किस किस परीक्षा में आया है। चलो, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा। अब इसने एक कहा यहाँ पर, क्या कहा है? इसने लगा दिया ये वाला चिन्ह, है ना? इसने अब ये वाला चिन्ह लगाया, ये योजक वाला चिन्ह। क्या ये लगता? आप कहेंगे नहीं लगता, नहीं लगता तो हटा दीजिए ना। योजक चिन्ह कहाँ लगेंगे? माता पिता, नदी नाले। हाँ, आ गया ये। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, ठीक है? हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया, फिर खेल खेल कर सो गया, ठीक है? आ गया ये। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, कोई चिन्ह नहीं है। हाथ धोकर खाना खाया, कोई चिन्ह नहीं है। फिर खेल खेल कर सो गया। तो आप कहेंगे जब इतना पूरा वाक्य है, कहीं पर भी उन्होंने ना अल्प विराम लगाया ना अर्ध विराम लगाया, तो क्या ये सही है? आप कहेंगे जी ये भी सही नहीं है। आ गया ये, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा। अब ये चिन्ह कब लग रहा था? हाँ? हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया।
तो यहाँ पर तो इन्होंने क्या है, पूर्ण विराम भी नहीं लगाया, हटा दीजिए। आ गया ये, क्या सही रहा? तो आप कहेंगे राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कौन सा है? तो आप कहेंगे अर्ध विराम लगा हुआ है, अर्ध विराम। अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, पूर्ण विराम से थोड़ा कम, तब ये चिन्ह का प्रयोग होता है। समझे बात को? तो राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, कह सकते थे कि एक वाक्य पूरा नहीं हुआ ना, अभी वाक्य आगे और है। हाथ धोकर खाना खाया, अर्धविराम, फिर खेल कर सो गए। ठीक है, चलिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? उद्धरण चिन्ह के पहले, जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना होता है, जहां कोई निर्देश देना होता है, जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है। बताइए कहाँ पे होता है? अभी बताया था ना, बताइए अर्धविराम में कहाँ रुकते हैं? उद्धरण चिन्ह के पहले रुकते हैं, उद्धरण चिन्ह के पहले रुकते हैं क्या बच्चे? तो आप कहोगे नहीं जी, उद्धरण चिन्ह एक अपनी बात है, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, या किसी पुस्तक के लिए, किसी अ, महत्वपूर्ण नाम के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आ गया ये। जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना होता है, अब अल्पविराम ही है जो सबसे कम समय के लिए रुक रहा है, सबसे, यानी कैसे रुकता है कि राम श्याम, है ना, तो ये कम समय लेता है। लेकिन राम श्याम, और क्या कहता है ये आपका अर्धविराम, कि पूर्ण विराम, क्या कहता है ये कहता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम से कितना समय लेता है? थोड़ा कम, और और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, यही तो बात है, थोड़ा ज्यादा रुकता है। ठीक है, बस जहां कोई निर्देश देना होता है, नहीं जी, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय रुकना होता है। ठीक है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रुकना होता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम यानी पूर्ण विराम का आधा अर्धविराम, अर्धविराम से भी कम अल्प विराम। समझे बात को? चलिए, यहां भी देख लेंगे। अर्धविराम से प्रदर्शित किया जाता है कि अर्धविराम का अर्थ है बीच में हल्का सा विराम ले लेना, पर वाक्य को खत्म ना कर किया जाता हो, थोड़ा सा रुकना है लेकिन उसको खत्म ना करें। ठीक है, वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अनुसार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहीं लगाया जाता है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलिए। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। जो एक कोष्टक में दे रखा है बच्चे, जो एक कोष्टक में दे रखा है, ये कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह है क्या? तो उद्धरण चिन्ह कैसे थे? तो आप कहेंगे उद्धरण चिन्ह इस तरह थे कुछ, है ना, इस तरह थे, इस तरह थे, राइट। निर्देशक चिन्ह कैसा था? तो आप कहेंगे निर्देशक चिन्ह इस तरह था। अल्पविराम की बात करें, अल्पविराम का चिन्ह कैसा था? तो आप कहेंगे अल्पविराम का चिन्ह ऐसा था। अर्धविराम का कैसा है? तो आप कहेंगे एक बिंदी सी है और नीचे ऐसे घुंडी सी लगी हुई है, इस तरह का। तो कौन सा हो गया अर्धविराम? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि ये वाला चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह है। समझे बात को? आगे बढ़े, चलिए। कितनी परीक्षाएं में आया है? देखो 2023 में आया हुआ है वीडियो में, यूपीएसआई में आया, 21 में, यूपीएसआई दूसरी शिफ्ट में आया, पहली शिफ्ट में आया, यूपीएसआई फर्स्ट में आया, तीनों शिफ्टों में ही रखा गया। ठीक है, यूके पीएससी के लिए आया है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़िए। पूर्ण विराम, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें कौन सा चिन्ह आना चाहिए बच्चे? ये पूछ रहा है, बताइए कौन सा चिन्ह आना चाहिए यहाँ पे? चलो बताओ। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बात पूरी हो गई। ये क्या है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, कौन सा है? प्रश्न चिन्ह,
ये क्या है? विस्मय चिन्ह। ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है जी। अब इनमें से कोई भी लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है? कब, क्यों, कैसे। क्यों, कैसे का प्रयोग होता है? कहाँ, है ना? तब इनको प्रयोग किया जाता है, यही बात है ना? विस्मय आदि के लिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आश्चर्य की कोई बात हो, आश्चर्य की कोई बात हो, है ना? भय की कोई बात हो, हर्ष की कोई बात हो, दुख की कोई बात हो, तब इसका प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह किसके लिए? कहे कथन को, किसी के कथन को ज्यों के त्यों रखना, किसी के कथन को ज्यों की त्यों रखना। राइट। अब बताइए तो इसमें कौन सा प्रयोग होने वाला है? तो आप कहेंगे इसमें आ जाएगा पूर्ण विराम, आ जाएगा। आगे बढ़े। राइट। कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं है। वीडियो को लाइक करिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, डीएसएसबी पीआरटी के लिए आया है 2022 में। तो क्या हो गया? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलें, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान करनी है बच्चे, बताओ। पूर्ण विराम चिन्ह तो आप कहेंगे जी एक सीधा सीधा डंडा खड़ा है वही पूर्ण विराम है। ठीक है, समझ गए बात? तो पूर्ण विराम के लिए आपको पता चला क्या है? तो आपने कहा जी सी ऑप्शन में साफ साफ नजर आ रहा है, अर्ध विराम है। अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, चलिए कितनी परीक्षाओं में है? तो आप कहें डीएसएसबी में है, यूपी कांस्टेबल में है, व्यायाम प्रशिक्षक के लिए भी है। चलो, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। किसको छोड़ना है? देखो बताया था मैंने आपको, किसको छोड़ना है? तो इसने कहा क्या छोड़ दीजिए? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयोग होता है। वो कौन सा है? तो प्रश्नवाचक में तो आपको पता है क्या लगाते हैं, आप कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। विस्मयादि में क्या लगाते हो? तो आप कहोगे विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगा देते हैं। यही तो बात है जी। तो ये तो है अल्प विराम, तो ये तो बहुत कम समय के लिए रुकते हैं। हाँ जी, वही है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ही एक ऐसा है जो इन दो को छोड़ के सभी में लगता है। ठीक है, ये तो कॉमन चिन्ह है, योजक चिन्ह है ये वाला। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? परीक्षा में देखिए किस किस में आया है, सभी देखते रहिए, क्योंकि कोई कोई बच्चा होता है जो ना परेशानी खड़ा करता है, तो उनके लिए स्पेशल, उनके लिए। आइए, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे। हाँ जी, आप लोगों को अपने नोट्स की जरूरत हो तो यहाँ से बनाते रहिए सारी चीजों को। ठीक है, पूरी सुविधाएं आप लोगों के लिए। तुम कब आई? तुम कब आई? तुम कब आई? तो डॉट डॉट वाले रख दीजिए। क्या बात बची हुई है जिसके लिए हम ये वाला चिन्ह प्रयोग करें? तो आप कहेंगे नहीं जी, ये तो कुछ बात कह के और कुछ बात छोड़ देते हैं तब रखते हैं, नहीं है जी। अर्धविराम लगाना है, आप कहेंगे जी नहीं लगाना अर्धविराम। प्रश्नवाचक लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है क्या? ठीक है, या निदेशक, विवरण चिन्ह, निदेशक। ठीक है, बताइए कौन सा लगाना है? तो आप क्या कहने वाले? तुम कब आई, जल्दी जल्दी बताया करो बात को। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगा दोगे? प्रश्नवाचक, कब आई के, कब पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, कब आई। आगे बढ़े, चलिए। तो इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। किसका? जो इन्होंने प्रश्न में रखा है, इसका जो ये रखा है इस चिन्ह का नाम बताइए। क्या है ये? क्या पूर्ण विराम है? तो आप कहेंगे पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक है, बताइए। अल्प विराम है, बताइए। योजक चिन्ह है, बताइए। तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक सा लग रहा है। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सा लग रहा है, बी ऑप्शन हो गया। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? माता पिता, नदी, नाले इत्यादि, है ना, द्वंद्व समास आप याद कर लेना इस तरह से, योजक चिन्ह। आगे बढ़े, चलिए परीक्षा देख लीजिए कितनी परीक्षाओं में आया है।
जी, देखते जाइए कितनी परीक्षाओं में आए हुए हैं। आगे बढ़ें, यहाँ से आप इसको नोट करेंगे और समझ लेंगे। चलिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ, मैंने आपको बताया था अभी, जहां पर घृणा की जाए, जहां पे आश्चर्य हो जाए, जहां हर्ष की बात हो जाए, आदि जहां भावों को देखने को मिले शब्दों में, वो क्या कहलाता है? क्या उद्धरण चिन्ह होता है? क्या उद्धरण चिन्ह होता है? बताइए, क्या ये वाला होता है? क्या अर्ध विराम होता है? ठीक है, विस्मयादि बताइए, विस्मयादि होता है, कोष्टक होता है क्या? कोष्टक। तो आप कहेंगे जहां घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि की बात होती है वो कहलाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, हाय, हाय, ठीक है, छी, छी, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, अरे बाप रे, अरे, ठीक है, इस तरह से इनका प्रयोग हो गया, तो ये हो गया आपका जी, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताइए। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, राम राम, उसने यह क्या कर दिया, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक परीक्षा में आया हुआ है। हे प्रभु, तो आप कहेंगे जी सही है। वह घर आया या नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है। राम राम, तो राम राम योजक चिन्ह कर दिया, राम राम हे राम होता, अगर हे राम होता, है ना, तब भी है कि हे राम हो गया है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आने का क्या मतलब है यहाँ पे? तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। तो क्या है इसमें? तो आप बिल्कुल रख दीजिए इसी चीज को। क्या रख देंगे? आप समझ गए क्या होना चाहिए था? ये तो सभी हो गए आपके सही, जो गलत है उसको ही ले लीजिए। क्या है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। ये नहीं और हाँ का चक्कर भी पड़ता है, तो पढ़ लिया करो कि कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे हाँ है। करता ना तो इसको अलग तरह से ऐसे लिख देता है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखना था उसको, ऐसे, राम राम उसने यह क्या कर दिया, इस तरह से लिखता, ना कि इस तरह जैसे उन्होंने लिख दिया है। आगे आइए, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? वाह, वाह क्या बात है, वाह ताज, पढ़ा था ना, याद आ गया तो कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। प्रथम वाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा? अवतरण यानी उद्धरण चिन्ह। तो वाह, समझ गए क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि वाह के बाद में क्या होना चाहिए? वाह के बाद में होना चाहिए ये वाला चिन्ह। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। हाँ, अब बताओ, आना जाना में कौन सा आना चाहिए? तो आप कहेंगे कि इसको सही करना है, तो आना और जाना इस तरह से बनेगा। कौन सा चिन्ह आएगा? तो आप कहेंगे योजक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा बच्चे? योजक चिन्ह आएगा। आना जाना ये तो पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, और ये वाला हो जाता है आपका अर्धविराम। आगे चलें तो आपका ये हो गया राइट। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। इसमें जो है वो सही विकल्प है, सही विकल्प बताइए कौन सा है? देखिए, यहाँ तक ये सही था, यहाँ तक ये सही था, लेकिन यहाँ पे ये वाला कॉमा लगाना ये भूल गया, इसलिए ये हो गया गलत। ठीक है, आगे आइए। वर्णों के आधार पे संधि के 3 भेद होते हैं, यहाँ सही है, लेकिन ये किसी की कही हुई बात नहीं है जो ये वाला चिन्ह लगा दिए, इसलिए ये गलत हो गया। वर्णों के आधार पे संधि के 3 भेद होते हैं, अब यहाँ पर क्या है, स्वर संधि के बाद में कॉमा लगा दिया और यहाँ पे नहीं है,
तो इसलिए ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये भी हो गया गलत। आगे आइए, वर्णों के आधार पे संधि के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए बच्चे, या तो इसको सही कर लो या इसको सही कर लो, दोनों में से एक सही करना है, दोनों जगह से एक चिन्ह गायब हो गया है। ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ये एक चिन्ह लग जाएगा, यहाँ लगा दिया माना, अब ये पूरा सही है। ये भी सही हो जाता अगर यहाँ लगा देते, तो दोनों एक जैसे हैं, कोई एक सही करना था, डी को सही कर लीजिए। वर्णों के आधार पर और ये वाला चिन्ह रहेगा, स्वर संधि, कॉमा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर? चले आगे, चलिए देखो, दिए गए विकल्प में क्या दे रखा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, कौन सा चिन्ह आने वाला है बताइए? जून जुलाई में बहुत बारिश होती है, तो जून जुलाई क्या करेंगे, जून और जुलाई, ठीक है। कौन सा चिन्ह आएगा, तो आप कहेंगे कि योजक चिन्ह आने वाला है। राइट, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, ये विवरण चिन्ह, ठीक है। चलो आगे आइए, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, अब बताइए। ये वाला विवरण चिन्ह होता है, क्या कह रहे हैं जी, ये लगा हो तो ये विवरण होता है, ठीक है। अगर आपका आ जाता ना ऐसे, ये विसर्ग वाला, उपविराम बोलते हैं, उपविराम, कि मैंने इतनी बात रख दी, बाकी की बात और बड़ी करके विस्तार से रखनी है, ठीक है। सारी सूचना देने आदि के लिए क्या जाता है, बिल्कुल आप क्या जवाब दे रहे हो जी, तो आप कहेंगे जी सही दे रहे हैं हम, हो जाइए तैयार, बी ऑप्शन होगा राइट आप लोगों का, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ लेंगे आप थोड़ा सा। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह प्रयोग वाक्यांशों में जानकारी, सूचनाएं, निर्देश आदि का विवरण देने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पे ऐसे किया और आगे कहानी चालू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? देखो आ गया, है ना। तो विस्तार से कुछ कहना होता है तो कौन सा चिन्ह लगाना है, अभी पीछे बात कर रहे थे, तो आप कहेंगे विस्तार से कहना है, विवरण देना है, तो विवरण चिन्ह हो गया। अब विवरण कौन सा चिन्ह है, तो आप कहेंगे जी ये रहा विवरण चिन्ह, ठीक है, लगा दीजिए विवरण चिन्ह। अरे भैया, लगाना नहीं चाहता है क्या? चलो, ये हो गया विवरण चिन्ह, राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अल्पविराम, उपविराम और ये समता सूचक, ठीक है जी। आगे आ जाइए, पढ़ लीजिए कुछ, कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य को कहने के दौरान कम समय के लिए रुकना होता है तो वहां अल्पविराम लगाना होता है। बाकी चिन्हों के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है बच्चे? योजक चिन्ह बताइए। अब इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा भी है, सब वो अलग बात है, मैं कर देती हूँ इसको छोटा बड़ा। चलिए, ये वाला बड़ा है थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा है बच्चे, ठीक है, और ये छोटा है। पूछ रहा है योजक चिन्ह बताइए, तो योजक चिन्ह कौन सा रहेगा, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा है होता है जी। यहाँ पे ये पूर्ण विराम है, अर्धविराम है, अल्प विराम है, विस्मयादिवादक निर्देश। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। तो आपको मिला आपका योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं माता पिता भाई बहन। अब मुझे ये रट गया तो यही है ना, नदी नाले, इस तरह से परीक्षाओं को देख लेना भैया, आंखें खोल के, महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी, कई कई बार आ रहा है घूम घूम के। चले आगे, कोई दिक्कत? दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? दो शब्दों के बीच में प्रयोग किए जाने वाले, तो दो शब्दों के बीच में किसका प्रयोग करेंगे? उद्धरण चिन्ह का करेंगे, निदेशक का करेंगे, विवरण का करेंगे कि योजक का करेंगे? जल्दी बताइए, समझ गए आप लोग? योजक चिन्ह का करेंगे, ठीक है। छोटा बड़ा, शब्द बदल दिए आपकी बात, ठीक है।
और बदल देते हैं, पति पत्नी। चले जी, यहाँ पे समझेंगे दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्द के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा आदि। चले जी, बाकी का आप अपने हिसाब से इनको पढ़ेंगे, कोई व्यर्थ नहीं लिखा है, आपके लिए मेहनत की है कि आप लोगों के काम आएगी। चलिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? लोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, कौन सा होगा किसी की बात को स्पष्ट करने के लिए? तो लोप चिन्ह क्या है? जहां पे वाक्य गायब हो जाता है, किसी प्रकार के भी चिन्ह लगा देते हैं कि अब नहीं है बीच में, आगे कह दिया पीछे कह दिया, बात खत्म। ठीक है, रेखांकन क्या होता है? तो ये रेखांकन हो गया। क्लियर? लाघव की बात करते हैं तो लाघव के लिए क्या कहोगे? तो बात को छोटा करना, जैसे डॉक्टर को छोटा कर दिया। ठीक है, विवरण चिन्ह ये रहा, और विवरण चिन्ह वो चिन्ह है जिसमें ये क्या कहने वाला है आपसे, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? बताइए। किसी के द्वारा कहे कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? क्या कोष्ठक का प्रयोग करते हैं? क्या निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस तरह से? ठीक है, या लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस तरह से? बताइए। जी हाँ, आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ही है, बताओ क्या जवाब दिया? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जब किसी की बात कही गई है, उसको मूल रूप में रखना, यानी कि ज्यों का त्यों रख देना, तो वो क्या कहलाता है? उसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कई बार आप लोगों को बता रहे हैं ये चीज़, तो उसको बोला जाता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल राइट हो गया है। यहाँ से आप अपनी बात को और धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे और समझ लेंगे। कैसे? जैसे देखो, उदाहरण में प्रयोग बताया गया है कि जैसे भारतेंदु ने कहा था, तो किसने कहा था? भारतेंदु ने कहा था। जो कहा था ज्यों का त्यों रखा, ना उसमें कुछ घटाया गया ना उसमें कुछ बढ़ाया गया। देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपके उद्धरण चिन्ह लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देना है, ठीक है, विशेष बल देना है किसी शब्द अक्षर पे, तो वो कह रहा है कि किस चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे? क्या एक हरा उद्धरण, क्या दोहरा उद्धरण, या विवरण चिन्ह, या विस्मरण? क्या चीज करने वाले हैं? किसी शब्द या किसी अक्षर पे, तो बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, अरे कमेंट किया करो भैया, जवाब दे दिया करो, हम भी इंतजार करते हैं आपके कमेंटों का। अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, हम लोग हाँ उनको पढ़ेंगे, मनोबल बढ़ेगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए क्या लगा रहे हैं आप लोग? बताइए। जी, चलिए तो देखिए, आपने पढ़ा था उद्धरण चिन्ह, पढ़ा ना? पढ़ा था। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा मैंने आपसे कहा था, जो उद्धरण चिन्ह है ये दो प्रकार के हैं। एक को बोला जाता है एकल या एकहरा, ठीक है। एक होता है आपका दुहिरा, दोहरा, दो बार दो प्रयोग होते हैं। कैसे? ये दो होता है, एक तो एक का, और एक होता है दो दो कॉमा लगे हुए होते हैं। ठीक है, दोहरा किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसी की बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए आप इस वाले कॉमा का प्रयोग करते हैं, यानी इस वाले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एकल का है जब किसके लिए एकल? तो कह दिया इसने यही बात है, क्या है? इसके लिए। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समझे? जैसे कोई भी बुक के लिए आप नाम रख देते हैं, देखो यहाँ भी है, किसी अक्षर शब्द के विशेष के लिए, किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उतारते हैं, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग जहां कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि ज्यों का त्यों उतार देते हैं,
ठीक है, वहां एक हरे किसी किताब का कोई शब्द ले लिया, कोई अक्षर ले लिया कि उस किताब से लिखा है और आपने रख दिया। जैसे आप कहें साकेत, है ना, साकेत, तो एक चिन्ह आ गया। आप कहें रामायण, तो आपने एक चिन्ह रख दिया इस तरह से। तो ये क्या हो गया है, तो आप कहेंगे ये हो गए आपके एकहरे उदाहरण और यही आप रहेंगे अक्षर या शब्द के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो बच्चे नेताजी की बात को ज्यों का त्यों रखा गया है, दोहरे उद्धरण चिन्ह लगे हुए हैं। क्या कहने वाले हो आप बताइए? तो अगर दोहरे नहीं है तो उद्धरण चिन्ह तो लिखा है ना, तो आप कह दीजिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखो ये हो गया आपका राइट। ठीक है, प्रश्नवाचक अब तक आप पहचान गए होंगे, पूरी वीडियो खत्म होने वाली है तो अब तक आप पहचान गए होंगे प्रश्नवाचक कब, कहाँ, क्यों, कैसे के लिए किया जाता है। अल्प विराम सबसे कम समय में प्रयोग किया जाता है, जैसे राम श्याम के लिए प्रयोग कर देते हैं। पूर्ण विराम पूरी बात हो जाएगी, पूरा वाक्य हो जाएगा तब पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है, आगे देखिए, सही चुनाव करना है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। राम नरेश गोबर गणेश है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? बताइए इनमें कौन सा है वाक्य जो सही है? बताइए इसमें कौन सा वाक्य है जो सही है? देखो हो गया आपका काम, अब हमारा काम देखिए। सुनो सुनो वह गा रही है, अल्प विराम, बात पूरी पूर्ण विराम। समझे जी? राम लक्ष्मण, अब इसमें हे राम कहा है, क्या कहा है इसने? कुछ भी तो नहीं कहा, तो क्या कहना था? बस यहाँ पे कहना था राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं और यहाँ पे आ जाता आपका पूर्ण विराम। ठीक है, राम गोबर गणेश है, राम नरेश गोबर गणेश है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा, फुल स्टॉप, खत्म। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं, ये भी गलत है। हाँ जी, ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, सुनो सुनो वह गा रही है, आपका आंसर ए ही राइट है। आगे चले जी, चलिए। हंस पद यानी त्रुटि बोधक चिन्ह बताया था। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है इसमें से? तो बताइए कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर आप बताएंगे, ये आपने देखा होगा ना जब आप करते हैं कि एक चिन्ह इधर दर्शाता है, एक इधर दर्शाता है ना? और ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है? तो विस्मयादि। ठीक है, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये है आपका त्रुटि बोधक। क्या है बच्चे? त्रुटि बोधक, या कहते हैं क्या? हंस पद। ठीक है जी, तो आंसर तो हो गया आपका डी, बड़ा, है ना? ये वाली जो चौंच होती है इसमें जो आ जाता है वो कहता है से छोटा, और ये है से बड़ा, से बड़ा। जैसे राम से छोटा, कैसे? श्याम राम से छोटा, किससे छोटा? श्याम राम से छोटा, तो से छोटा इसका मतलब क्या है? राम से छोटा है तो राम आ जाएंगे इधर। ठीक है, इस तरह से राम से छोटा है तो जो छोटा है उसको पीछे कर देंगे, तो श्याम छोटा है ना, तो श्याम पीछे चला गया, बस इस तरह से आ जाइए। तो ये तो हो गया आपका आंसर। आगे चलें, चलिए। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए बताइए। अर्धविराम, उद्धरण, कोष्टक या निर्देशक, कौन सा चिन्ह आ जाएगा? जब किसी के भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उसका अंश, उस अंश का मूल वाक्य से अलग रखने के लिए
अब पूरी बात ना करके उसकी थोड़ी, तो ना तो वो अर्धविराम होता है बच्चे, ठीक है? ना उद्धरण चिन्ह होता है। क्या होता है? तो बिल्कुल आप सही समझे, उसको कोष्ठक में रख देते हैं और उसके क्या करते हैं? जी बिल्कुल। आगे चलें? चलिए, आगे आते हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके प्रश्न समाप्त, ठीक है? गर्मी भी कुछ अपने लेवल को दिखा रही है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करना ना भूलिए। अच्छे-अच्छे कमेंट करते रहिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।